बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ फैसलों की झड़ी लग चुकी है। पहले मानवता के खिलाफ अपराधों में मौत की सजा और अब भ्रष्टाचार के 3 मामलों में कुल 21 साल की सजा। ढाका की स्पेशल जज कोर्ट 5 ने 27 नवंबर को यह फैसला सुनाया और वो भी शेख हसीना की गैर मौजूदगी में। यही नहीं, अदालत ने उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय और बेटी साइमा वाजिद पुतुल को भी इसमें शामिल किया है और साथ ही उन्हें 5-5 साल की सजा भी सुनाई है। अदालत का कहना है कि जो भूखंड शेख हसीना को दिया गया था वो न सिर्फ बिना आवेदन के दिया गया था बल्कि पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से आवंटित किया गया था, जमीन का टुकड़ा। इसी जनवरी में एंटी करप्शन कमीशन ने 6 अलग अलग मामलों में हसीना और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिनमें 20 अन्य आरोपी भी शामिल थे, जिसमें से 19 को सजा मिल चुकी है। हाई प्रोफाइल फैसले में पहले ढाका में सुरक्षा इस हद तक बढ़ाई गई थी कि सेशन कोर्ट के बाहर अतिरिक्त पुलिस चौकियां और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान तक तैनात करने पड़े थे ताकि जनता इस फैसले के खिलाफ विद्रोह न कर दे। लेकिन सवाल यह है कि इन सजाओं के राजनीतिक मायने क्या है और इसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत वाकई शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत से प्रत्यार्पण करने की मांग कर रही है। दिसंबर 2024 में पहला औपचारिक पत्र भेजा गया था भारत को और हाल ही में हसीना की मौत की सजा मिलने के बाद दूसरी चिट्ठी आई है। भारत ने जवाब दिया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, पर इस जवाब का कूटनीतिक मतलब क्या है? भारत के पूर्व उच्चायुक्त और वरिष्ठ राजनयिक पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने मीडिया से इस मामले में खुलकर के बात की है। उनके मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच एक औपचारिक प्रत्यार्पण संधि जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत किसी भी मांग को तुरंत स्वीकार कर ले। इस संधि में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ प्रावधान है, जैसे कि यह है कि राजनीतिक अपराधों में किसी भी व्यक्ति का प्रत्यार्पण नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधी बताते हुए मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित मान सकता है और यही रास्ता संधि में एक बड़ी छूट बन सकता है। भारत कह सकता है कि हसीना ने न तो खुद गोली चलाई थी और न ही गोली चलाने वाले सैन्य इकाई की नियुक्ति की थी। इसके अलावा बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार के गठन पर ही सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पहले ही जजों की पूरी बेंच हटा करके नए जज नियुक्त किए, जिन पर जमाते इस्लामी से नजदीकी होने के आरोप हैं। इसी बेंच ने हसीना के खिलाफ फैसले सुनाए हैं। भारत प्रत्यार्पण के दौरान यही कह सकता है कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया ही संदिग्ध है और इसलिए किसी भी नागरिक को ऐसे हालात में वापस भेजना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के खिलाफ होगा। और ये डर निराधार भी नहीं है, क्योंकि पिनाक रंजन साफ कहते हैं कि जिस आक्रोश के साथ वर्तमान सरकार और जमात समर्थित संरचनाएं हसीना के खिलाफ काम कर रही हैं, वहां लौटने पर उनकी हत्या तक हो सकती है। इसलिए भारत के लिए ये केवल कानूनी मामला नहीं बल्कि एक मानवीय और सुरक्षा संबंधी मामला भी बन गया है। बांग्लादेश चाहे तो भारत की अदालत में अपील कर सकता है, लेकिन यहाँ भी उसकी राह आसान नहीं होने वाली है। उसे सबूत पेश करने होंगे, भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी, हसीना भी अपील कर सकती हैं। इस दौरान ये प्रक्रिया वर्षों तक चल सकती है। भारत में कानूनी लड़ाइयाँ रातों रात पूरी नहीं होती, खासतौर पर जब मामला किसी पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ा हो और उसकी जान जाने का जोखिम हो। शेख हसीना खुद भी भारत में शरण लेने के एक लंबे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखती हैं। 1975 में जब उनके पिता मुजीबुर रहमान और पूरे परिवार को एक सैन्य तख्तापलट में मार दिया गया था, तब वो भारत आई थी अपनी बहन के साथ और लगभग 10 साल बाद वापस लौटी। आज 78 वर्ष की उम्र में उनके दोबारा सक्रिय राजनीति में लौटने की संभावना तो कम दिख रही है, लेकिन वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती हैं और ये लगभग तय माना जा रहा है। एक दिलचस्प तुलना तस्लीमा नसरीन से भी उनकी की जाती है, जो कि लंबे अरसे से भारत में निर्वासन में रह रही हैं। उनके मामले में बांग्लादेश ने कभी औपचारिक प्रत्यार्पण की मांग नहीं की, क्योंकि वहां की सरकार भी जानती है कि वो लौटेंगी तो जनता के एक वर्ग द्वारा उनकी जान को खतरा हो सकता है। हसीना का मामला भी अब इसी श्रेणी में आता हुआ दिख रहा है। बस अंतर इतना है कि हसीना के खिलाफ ये राजनीतिक आक्रोश बहुत ज्यादा तीव्र और संगठित है। इधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर यूनुस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके भागने की अफवाहें भी पिछले दिनों तेज हुई थी, लेकिन पिनाक रंजन, जो कि वहां उच्चायुक्त रहे हैं बांग्लादेश में भारत की तरफ से, उनका कहना है कि यूनुस भागेंगे नहीं, क्योंकि उनके भीतर लंबे समय से राजनीति करने की और सत्ता में आने की महत्वाकांक्षा थी। 2007 में भी उन्होंने पार्टी बनाने की कोशिश की थी यूनुस ने, लेकिन तब यूनुस सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन 2024 में अमेरिका के समर्थन से वो सत्ता में आ ही गए। अब इतनी आसानी से वो सत्ता नहीं छोड़ने वाले हैं, यह संभव नहीं है। पर उनका सबसे बड़ा संकट है कि जमाते इस्लामी को उनकी ओर से जो दी गई खुली छूट थी, वो जमात की अराजकता से आम जनता को परेशानी हो रही है और यूनुस इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज ढाका और चटगांव में असंतोष की लहरें साफ दिख रही हैं।
हाल ही में जब चटगांव पोर्ट का एक हिस्सा अमेरिका को बिना किसी बिडिंग के दे दिया गया तो वहां हड़तालें शुरू हो गई थी। इससे पहले कमर्शियल गैस पर भी अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ चुका है। आम जनता को यह साफ दिख रहा है कि हसीना की विदाई के बाद बांग्लादेश की संप्रभुता और ज्यादा कमजोर हो गई है। अब सवाल उठता है कि अगर लोगों का आक्रोश था तो क्या हसीना के जाने के बाद राजनीतिक स्थिरता बांग्लादेश में क्यों नहीं आई? जवाब है, बांग्लादेश ने शायद ही कभी स्थिरता देखी है। सत्ता पर कब्जे, तख्ता पलट, बीएनपी, जमात की हिंसा, आवामी लीग का उभार, यह सब कुछ मिलकर वहां की राजनीति को हमेशा फ्रैक्चर्ड बनाते हुए रखता है। 2001 से 2006 तक बीएनपी रही और बीएनपी को समर्थन मिला जमात इस्लामी का। इसके चलते वहां खूब अत्याचार हुए और सेमी कू जैसा एक माहौल बन गया था। फिर 2008 में आवामी लीग भारी बहुमत से लौट आई। हसीना ने आर्थिक सुधारों पर जोर दिया और बांग्लादेश को दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया। लेकिन उनके शासनकाल में चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठने लगे, खासकर इसलिए क्योंकि बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया था। आज की स्थिति पहले जैसी नहीं है। अब जमात इस्लामी और बीएनपी दोनों को डर है कि चुनाव हुए तो वो हार जाएंगे, इसलिए आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया ताकि मैदान साफ रहे। वहीं बीएनपी इस फैसले का विरोध भी करती हुई दिख रही है काफी हद तक, क्योंकि उसे भी डर है कि आवामी लीग के बिना चुनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष नहीं माना जाएगा। यानी हर कोई चुनाव चाहता है लेकिन उनकी शर्तें एक जैसी नहीं है। अब नया तत्व इसमें है जेनजी वाला। बांग्लादेश की नई पीढ़ी अधिक डिजिटल है, लेकिन उसी पर जमात की जो सोशल इंजीनियरिंग थी अब वो सर्वाधिक असर कर रही है। जमात बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध की यादों को मिटा करके इतिहास को फिर से लिख रहा है। नई पीढ़ी का एक हिस्सा उस प्रचार का शिकार भी बन रहा है। पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आम बांग्लादेशी पाकिस्तान या कई इस्लामिक देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रगतिशील हैं, इसलिए लंबे समय तक ऐसी उम्मीदें बनी हुई हैं कि वहाँ जमात का प्रभाव ज़्यादा नहीं चलेगा। इस बीच भारत की सुरक्षा चुनौती भी कम नहीं हुई है। कुछ समय पहले यूनुस और चीन के संपर्कों को लेकर के ये आरोप लगा था कि वे चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे पूर्वोत्तर भारत मुख्य भूभाग से अलग हो सकता है। हालांकि महज एक बयान था, लेकिन भारत ने इसका जवाब अपने दृष्टिकोण से तैयार कर लिया है। अंडमान निकोबार बेस और मलक्का स्ट्रेट में भारत की मौजूदगी चीन के लिए सबसे बड़ा चेक बन गई है। दुनिया का 25% व्यापार इसी जलमार्ग से होकर के गुजरता है और चीन की अर्थव्यवस्था पर इस मार्ग पर भारी निर्भर है। यानी अगर भारत पर दबाव बनेगा तो भारत भी जवाब देने की क्षमता रखता है। बांग्लादेश आज पाकिस्तान के साथ सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है और चीन से करीबी बढ़ रही है उसकी, और अमेरिका के प्रभाव में है। भारत अमेरिकी संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव दिख रहा है। ऐसे में पूर्वी सीमाओं पर भारत के लिए सुरक्षा का नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने साफ समझ लिया है कि भारत रिएक्शन देने में जरा भी हिचकने वाला नहीं है। अंत में ये पूरा मामला सिर्फ शेख हसीना, अदालत या राजनीति का नहीं, बल्कि ये दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस, भू राजनीति और भविष्य की दिशा का संकेत है। भारत पर भी दबाव बढ़ेगा, लेकिन भारत कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। कानूनी प्रक्रिया लंबी चलने वाली है, मानवाधिकार के तर्क मजबूत हैं, राजनीतिक प्रकृति का अपराध साबित कर पाना मुश्किल नहीं होगा भारत के लिए। और इन सब के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है हसीना की सुरक्षा। भारत के लिए उनका प्रत्यार्पण केवल एक कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। आगे की लड़ाई अदालतों में अभी और चलेगी, राजनीति में भी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। लेकिन इतना तय है कि शेख हसीना का अध्याय दक्षिणी एशिया की राजनीति में अचानक से बंद नहीं होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आप शेख हसीना वाले इस पूरे केस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। भारत का अगला कदम क्या होगा, आपको क्या लगता है, इस बारे में भी आप लिख सकते हैं अपनी राय। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।